वी हैव कवर्ड टिल सेक्शन 175। हमने देखा कि पहले कॉग्निजेबल केसेस होंगे तो उसमें कैसे एफआईआर रजिस्टर होगी, इन्फॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। देन वी ऑल्सो लुक्ड इनटू अ सिचुएशन वेयर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रिपोर्टेड टू पुलिस ऑफिसर, कि भाई वो मैजिस्ट्रेट को आपको रेफर कर देगा। देन व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल केसेस एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर, व्हाट इज़ द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन कंडक्टिंग कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, क्या पावर होगी। वो पावर को हम जो है डील कर चुके हैं कि भाई जो पावर की पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल केसेस में होती है वही पावर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। बस एक पावर को छोड़ के कि वो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में आप केवल तभी इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे जब आपको मैजिस्ट्रेट के पास से ऑर्डर मिल जाएगा, अदरवाइज द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड बाय पुलिस ऑफिसर एट देयर ओन। अपने मन से स्टार्ट नहीं कर सकते, अपने आप से स्टार्ट नहीं कर सकते। नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ द इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कैसे प्रोसीड करेंगे, उसको जो है हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस वी विल look into section 176 को देखेंगे ना। सब लोग अपना बैरेट ओपन कर लीजिए, ओपन सेक्शन 176। देखिए बड़ा आसान है। जैसे ही किसी पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके पास पावर है 175 में इन्वेस्टिगेट करने की, 175 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। भाई पुलिस वाले को लगता है कि यस देयर हैज़ बीन कमीशन ऑफ क्राइम, तो ऐसे में वो प्रोसीड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन साथ ही साथ वो तुरंत के तुरंत इन्वेस्टिगेशन करना तो है ही है, लेकिन एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे। किस मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे? उस मैजिस्ट्रेट को जो मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कॉग्निजेंस लेने की। कॉग्निजेंस कहाँ होता है मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, सेक्शन 210 टॉक्स अबाउट कॉग्निजेंस। तो जिस मैजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है, आप उस मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम होता है अकरेंस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को हम कौन सा रिपोर्ट बोलते हैं? अकरेंस रिपोर्ट। यहाँ नाम कहीं नहीं दिखता है, बट इस टर्म को यूज़ किया जाता है जनरली। अकरेंस रिपोर्ट बोलते हैं कि भाई इस तरीके का क्राइम हुआ है। बेसिकली ये बताना मैजिस्ट्रेट साहब को कि आपने एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर ली, क्योंकि नहीं तो मैजिस्ट्रेट साहब को कैसे पता लगेगा आपने एफआईआर रजिस्टर कर ली। हाउ द मैजिस्ट्रेट विल कम टू नो। और ये बेसिक पर्पस इसका ये है कि बाद में प्रोसिक्यूशन जो है कोई फॉल्स स्टोरी और फैब्रिकेटेड स्टोरी जो है लेकर के कोर्ट में ना पहुंच जाए। बेसिक पर्पस इसका ये, तो एक तरीके से इंटीमेट कर दिया जाना। अकरेंस रिपोर्ट से क्या करते हैं आप? इंटीमेट कर देते हैं किसको? मैजिस्ट्रेट साहब को। और फिर तुरंत आप क्या करेंगे? बिना ऑर्डर, मैजिस्ट्रेट से कोई ऑर्डर रिसीव नहीं करना है आपको, आप क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। कौन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा? तो भाई कोई भी ऐसा ऑफिसर हो सकता है जो कि या तो खुद ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑफिसर बता दिया तो वो ऑफिसर जाकर के क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली 3 काम करने होते हैं। पहला तो काम है कि आप उस स्पॉट पर पहुंचे जहां पर ऑफेंस हुआ है। इसके बाद आप फैक्ट्स की जानकारी इकट्ठी करें। क्या करेंगे? फैक्ट्स की जानकारी इकट्ठी करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आप लोगों से पूछताछ करेंगे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप ऑफेंडर का पता लगाएंगे और ऑफेंडर को अरेस्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे काम जो है आपको करने पड़ते हैं। लेकिन क्या हर बार एफआईआर लिखी जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास में एफआईआर आएगी और आपको लगेगा अरे इसमें तो लग नहीं रहा है कि क्राइम कमिट हुआ है। आप थोड़ा सा जानकारी एकत्रित करते हैं, आपको लगता नहीं है कि इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप तुरंत के तुरंत इन्फॉर्मेंट, जो आपका इन्फॉर्मेंट था ना जिसने जानकारी दी, उसको बताएंगे कि भाई हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं।
और दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको पता है कि भाई किसने अपराध किया है, आपके पास जानकारी, मतलब आपके पास जो एफआईआर होती है उसमें नाम नेम्ड एफआईआर है, इस व्यक्ति ने ऑफेंस करा और आपको लगता है ये कोई सीरियस ऑफेंस है नहीं है जिसमें अभी के अभी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, तो ऐसी केसेस में भी आप इन्वेस्टिगेट ना करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इन 2 केसेस में आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, आप जानकारी दे देंगे। तो दिस इज ऑल दी प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद में आप लोगों को बुलाएंगे, जो लोग आपको लगेगा कि भाई जानकारी इनके पास हो सकती है, एक्वेंटेड हैं ये फैक्ट्स के साथ में, दीज पर्सन्स आर एक्वेंटेड विद दी फैक्ट्स, तो आप उनको क्या करेंगे, उनसे जानकारी एकत्रित करेंगे, उनको बुला पाएंगे, पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, उनसे जानकारी लेंगे, उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करा जाएगा। आप किसी जगह पे जाएंगे, जगह पे जाकर के सर्च करेंगे, व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया तो उसको मैजिस्ट्रेट्स आपके पास उपस्थित करेंगे, मैजिस्ट्रेट्स आपको बोलेंगे कि साहब इसकी हमें थोड़े दिन के लिए कस्टडी और चाहिए होगी, पुलिस कस्टडी मांगेंगे आप, पुलिस रिमांड जिसको बोलते हैं। तो जो मैजिस्ट्रेट होगा, जो जज होगा, वो ये डिसाइड करेगा कि आपको पुलिस रिमांड दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। अच्छा, ये रिमांड दी जाएगी तो कितने दिनों के लिए दी जाएगी, मैक्सिमम कितना पीरियड हो सकता है रिमांड देने के लिए, ये जानना है। जो वेपन्स आप कलेक्ट करेंगे, जो एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, उनका तुरंत के तुरंत करेंगे क्या, कोर्ट के पास सबमिट करेंगे, क्या करेंगे, ये भी आपको पता करना पड़ेगा। पर इसके बाद में रिपोर्ट ऑब्वियस सी बात है तैयार होगी। रिपोर्ट 2 तरीके से तैयार हो सकती है, या तो ये पता लगे कि भाई अपराध हुआ ही नहीं तो क्लोजर रिपोर्ट बनेगी, या फिर आपकी फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट भी जिसको बोलते हैं, वो बनेगी, जिसमें यह होगा कि हाँ पॉजिटिव रिपोर्ट बन रही है, ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड एंड दिस इज माय इन्वेस्टिगेशन अबाउट इट। पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी, फिर उस पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर जो है कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट वी विल नो। ठीक है, तो 176 से जो है आगे आप बात स्टार्ट करेंगे सारी, और आगे हम बढ़ते जाएंगे। क्लियर? चलिएगा ज़रा आगे बढ़ते हैं, 176 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, आप साथ साथ अपना बैरक देखते जाएंगे, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे बताते जाऊँगा जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि भाई एग्ज़ाम का पार्ट बनती है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको उसके अलग से हाईलाइट कर लेंगे, लिख लेंगे आपकी नोटबुक के अंदर, और जो मैं आपको बोलूँ लिखने के लिए वो तो आपको लिख ही लेना। इफ़ from information received or otherwise an officer in charge of police station has reason to suspect commission of an offense, या तो FIR हो गई है या उसको अलग से ही पता लग गया है, FIR नहीं हुई, अलग से ही पता लग गया, तो ऐसे केसेस में भी वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे बढ़ सकता है, जहां पर सेक्शन 175 में उसको पावर है इन्वेस्टिगेट करने की। He shall forthwith send a report of the same to magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report। जो कॉग्निजेंस लेने की पावर रखता है उस मैजिस्ट्रेट को आप तुरंत के तुरंत रिपोर्ट भेज देंगे। इसी रिपोर्ट को मैं बोल रहा था अकरेंस रिपोर्ट बोलते हैं। एंड शैल प्रोसीड इन पर्सन। कौन? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो इन पर्सन प्रोसीड करेगा, और शैल डेप्यूट, भाई खुद ना जाए, किसी और को भेज दे। और ये कोई और कौन हो सकता है? जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोले कि भाई आपको इस रैंक का अधिकारी जो कम से कम है इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना पड़ेगा, इस रैंक से नीचे का अधिकारी से आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, वो भाई स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है अपने ऑर्डर्स के थ्रू बता सकती है। फिर करेंगे क्या आप? यू विल प्रोसीड टू द स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड इफ नेसेसरी टेक मेजर्स फॉर डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। ये 3 काम आपको करने हैं। आप प्रोसीड स्पॉट पर जाएंगे, ठीक है, आप लिख लीजिएगा प्रोसीड टू स्पॉट। Second, investigate facts and circumstances. Third, discovery and arrest of offender. Take measures for discovery and arrest of offender. These are the 3 things that you will do. Now, the proviso, very important. Proviso क्या बोलता है? बोलता है when an information as to commission of any such offense is given अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम, मतलब नेम्ड FIR हुई है, इंफॉर्मेशन दी गई आपको कि भाई साहब श्याम ने जो है मेरे यहाँ चोरी करी, बाय नेम आपने FIR करी, एंड द केस इज नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर, केस जो है वो सीरियस नेचर का नहीं है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नीड नॉट टू प्रोसीड इन पर्सन और डेप्यूट अ सबऑर्डिनेट टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट। तुरंत के तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने की
ज़रूरत नहीं है, तुरंत के तुरंत स्पॉट पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारी जानकारी आपको किसको बतानी पड़ेगी, ज़रूरत नहीं है या है ज़रूरत, किसको बताएंगे आप, मैजिस्ट्रेट को बताएंगे। सेकेंड केस देखिएगा जरा, इफ इट अपीयर्स टू द पुलिस स्टेशन इंचार्ज ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग अपॉन इन्वेस्टिगेशन, कोई ग्राउंड ही नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का, आपने रिपोर्ट जरूर लिख ली है, देयर इज नो ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसकी जानकारी भी आप किसको देंगे, मैजिस्ट्रेट्स आपको देंगे। लेकिन जहां पर ये केस बी वाला है, देखो जो बी केस है, ए केस की बात नहीं कर रहा हूं जहां नेम्ड एफआईआर हुई, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं जो बी केस है, इस केस में आप क्या करेंगे, देखो दोनों ही केस में आपको मैजिस्ट्रेट्स आपको तो जानकारी देनी है, ये बात तय है दोनों ही केसेस में भाई, चाहे आप ऊपर वाले रीजन से इन्वेस्टिगेट ना करो, चाहे आप नीचे वाले रीजन से इन्वेस्टिगेट ना करो, इट मे बी द केस ऑफ ए और बी, आपको मैजिस्ट्रेट्स आपको तो बतानी पड़ेगा कि वाई यू आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस तुरंत के तुरंत, या आप क्यों इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बी केस की बात होगी, केवल बी केस की बात कर रहा हूं मैं, ए केस की बात नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की ये ड्यूटी होगी कि वो इन्फॉर्मेंट को भी जानकारी दें कि वाई ही इज नॉट एंटरिंग अपॉन द इन्वेस्टिगेशन, ये इन्फॉर्मेंट को जानकारी देनी पड़ेगी। तो आप यहीं पे लिख लेना, ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट के बगल में ब्रैकेट लगा करके लिख लेना इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट और कंप्लेनेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें? दोनों ही केसेस में आपको मैजिस्ट्रेट को जानकारी तो देनी ही देनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर, provided further that in relation to an offense of rape, the recording of statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim or any place of her choice, as far as may be practicable by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of the locality, and the such statement may also be recorded through audio, video, electronic means including mobile phone। कोई दिक्कत की बात भाई, आप फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को क्या करोगे, इन्वेस्टिगेट करना होता है, फैक्ट सर्कमस्टेंसेस कैसे पता लगेंगे भाई, विक्टिम की स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अगर ऑफेंस जो है वो रेप से रिलेटेड ऑफेंस है, अलग से लिखा है देखो ऑफेंस का नाम, तो केवल जो रेप से रिलेटेड है वही वाले, बाकी के नहीं। अभी हम 64, 65 बहुत सारे पढ़ते थे, इवन एसिड अटैक के भी पढ़े हमने 173 में, तो क्या एसिड अटैक वाले प्रोविजंस में ऐसा करना है? नहीं। बट इफ द ऑफेंस रिलेट्स टू रेप, तो विक्टिम का स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करेंगे उसके घर पे, या फिर और कोई दूसरा प्लेस बताती है वो, तो उस प्लेस पे रिकॉर्ड करेंगे। इज दिस क्लियर? और किसके प्रेजेंस में? ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स, गार्जियन या किसी नियर रिलेटिव या फिर सोशल वर्कर के प्रेजेंस में आप रिकॉर्ड करेंगे, और उसको मोबाइल फ़ोन या और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वीडियो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ देयर इज सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ प्रोवाइजो पढ़ाते समय, कि भाई आपको तुरंत के तुरंत आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हो ना। इन ईच केसेस मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 1, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट, जो रिपोर्ट भेजनी होती ना, अकरेंस रिपोर्ट आपको जो भेजनी थी, वो तो तुरंत पता लग जाएगा आपको कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर इन्वेस्टिगेट तुरंत के तुरंत नहीं करो तो वो भी रिपोर्ट में लिख करके भेजोगे। किसको भेजोगे? नॉट फुली कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शन बाय हिम एंड फॉरवर्ड डेली डायरी रिपोर्ट फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, 2 हफ्ते में एक बार, ठीक है, टू द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दोगे दोनों ही केसेस में, चाहे वो ए में आ रहा हो बी में आ रहा हो। एंड इन केस ऑफ, यहाँ से बात चेंज हो गई, एंड इन केसेस मेंशन्ड इन क्लॉज बी, क्लॉज बी के केस में क्या करोगे? मैंने बताया था आपको इन्फॉर्मेंट को जानकारी देनी है। द ऑफिसर शैल ऑल्सो मतलब मैजिस्ट्रेट को देना ही है, साथ ही साथ ऑल्सो फोर्थविथ नोटिफाई द इन्फॉर्मेंट इफ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कोई दिक्कत की बात बताओ ज़रा, मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई है क्या? कोई दिक्कत? अब जो सबसेक्शन 3 है, इट इज़ अ न्यूली एडेड प्रोविजन, जहां पर बोला गया है कि अगर कोई अपराध 7 साल से या उससे ज्यादा, 7 साल से या उससे ज्यादा पनिशेबल है, तो आप तुरंत के तुरंत एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेके आएंगे। लेकिन भाई अभी हम
ये प्रोविज़न को लाए हैं और इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अभी तुरंत के तुरंत अवेलेबल तो होंगे नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट को टाइम दिया गया कि वो 5 साल के अंदर अंदर एक डेट नोटिफाई करें जिस डेट से ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है जरूरी हो जाए, और उस दिन से फिर आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट तुरंत के तुरंत बुलाना पड़ेगा कि भाई वो तुरंत के तुरंत क्राइम सीन को विजिट करे और वहाँ से फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करे और साथ में वहाँ की वीडियोग्राफी भी कर ले। इज दिस क्लियर? इसके रिगार्डिंग आपका सबसेक्शन 3 जो है वो इनेक्ट किया गया है। ऑन रिसिप्ट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस which is made punishable for 7 years or more, 7 साल या उससे ज़्यादा, the officer in charge of police station shall from such date as may be notified within the 5 years by the state government in this regard, 5 साल के अंदर भाई स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि एक आपको डेट बतानी है, cause the forensic expert to visit crime scene to collect forensic evidence in the offense and also cause videography of the process on the mobile phone और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। भाई जब आप फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी भी आपको कर लेनी है। प्रोवाइडेड दैट वेयर फॉरेंसिक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच ऑफेंस, द स्टेट गवर्नमेंट शैल until the facility in respect of that matter is developed or is made in the state notify the utilization of such facility ऑफ एनी अदर स्टेट। भाई आपके स्टेट में नहीं है अभी फैसिलिटी, तो आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेट से उस फैसिलिटी का तब तक यूज़ करेंगे। इसके रिगार्डिंग आपका सबसेक्शन 3 जो है वो नेक्स्ट किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाने के लिए पहले नहीं था, अभी अभी जोड़ा गया है। कौन से ऑफेंसेस में? 7 साल या उससे, बस यही आपका प्रीलिम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहाँ बुलाना है? 7 साल से ऊपर वाले ऑफेंस, 7 साल या उससे ऊपर पनिशेबल वाले ऑफेंस। कोई डाउट बताओ ज़रा यहाँ पे। अब देखिए आपने अकरेंस रिपोर्ट बना तो ली, नाउ हाउ दिस अकरेंस रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू मैजिस्ट्रेट, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग दिस रिपोर्ट टू मैजिस्ट्रेट। तो बोला गया कि ये जो रिपोर्ट है वो ऐसे सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू भेजी जाएगी जो सुपीरियर ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के द्वारा बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है कि एसपी साहब के द्वारा भेजी जाएगी, डीएसपी साहब के द्वारा, सीएसपी साहब के द्वारा, किसके द्वारा भेजी जाएगी ये रिपोर्ट, ये स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू बताएगी कि who will send this report, occurrence report to magistrate। और ऐसा क्यों करा जा रहा है? ताकि जो सुपीरियर ऑफिसर है वो रिपोर्ट को देखे और अगर उसको लगता है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो मुझे पुलिस ऑफिसर को देने चाहिए कि अरे नहीं यहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, क्योंकि ये वो हो सकता है ना ए अभी मैं ये बोल दे कि साहब अभी के अभी हम इन्वेस्टिगेट इसको नहीं कर रहे हैं, तो सुपीरियर ऑफिसर के हाथ में कम से कम ये पावर है कि वो इंस्ट्रक्ट कर पाए कि क्या इंस्ट्रक्शंस उसको देने इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो लेकिन उसको कुछ और इंस्ट्रक्शन, एडिशनल इंस्ट्रक्शन देने हो, तो वो एडिशनल इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसके पास में क्या हो, पावर हो, उसके पास में एक मौका हो, अपॉर्चुनिटी हो, या जहां पर वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं ऐसे केसेस में वो बोल सके कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करिए। तो ये सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू जो है वो रिपोर्ट सबमिट करी जाती है। देखो वही उसी के बारे में 177 लिखा हुआ है, एवरी रिपोर्ट सेंड टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 176 शैल if the state government so direct be submitted through such superior officer of the police as the state government by general or special order appoint in that behalf। तो superior officer के through भेजी जाएगी। superior officer may give such instruction to the officer in charge of police station as he thinks fit and shall after recording such instruction on such report। जो भी instructions आपने दिए हैं, आप सुपीरियर ऑफिसर हो, आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, आपके पास जो रिपोर्ट आई है, आपको वो इंस्ट्रक्शंस किस पे लिख देने हैं, उस रिपोर्ट पे लिख देने हैं और फिर उसके बाद में बिना डिले किए उस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट कर। अब वो मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट आ गई, अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? मैजिस्ट्रेट देखेगा कि क्या है क्या नहीं है, और हो सकता है मैजिस्ट्रेट को ये लगे कि थोड़ी इंक्वायरी करनी पड़ेगी मुझे, वो इंक्वायरी करेगा और वो बोल सकता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि आप, अगर उन्होंने मान लीजिए इन्वेस्टिगेट ना करा हो, ए और बी वाले केस हों, या वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उनको लगता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं जानी चाहिए, तो वो इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर दे सकते हैं। देखो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है वो डिफरेंट है, FIR रजिस्टर हो गई है, फिर यहाँ पर बात हो रही है
अभी जो हम ऊपर पढ़ करके आए हैं 173 सबसेक्शन 4 और फिर उसके बाद में हमने 175 का सबसेक्शन 3 पढ़ा, जहां पर मैजिस्ट्रेट जो है डायरेक्शन देता था कि इन्वेस्टिगेट करो, तो वहां पहले पुलिस एफआईआर रजिस्टर। अभी आपके पास अकरेंस रिपोर्ट आ गई है कि भाई पुलिस ने एफआईआर वगैरह लिख ली है और वो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुके हैं। या इन्वेस्टिगेशन मान लो स्टार्ट ना करी होगी तो सुपीरियर ऑफिसर ने उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं तो भला है, अगर नहीं दिए हैं तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकता है और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर सकता है। देखो जरा, द मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 में डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट कर सकता है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करिए, और इफ ही थिंक्स फिट एट वंस प्रोसीड और डेप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट टू प्रोसीड to hold preliminary inquiry into or otherwise dispose the case in the manner as provided in this संहिता। तो या तो खुद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर ले या किसी और दूसरे मैजिस्ट्रेट को बोल सकता है। मान लीजिए सीजीएम के पास ये रिपोर्ट सबमिट करी गई तो सीजीएम बोल देगा किसी जीएमएफसी या जीएमएससी को कि आप इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो करिए। तो देखिए कितने चेक्स हैं। पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेनी है, 176 बोलता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करना है वो बता दिया है। अगर फॉर द रीज़न उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है तो एक पावर देखो पहले 177 में सुपीरियर ऑफिसर के पास में है कि वो भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कर भी रहे हैं इन्वेस्टिगेशन तो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके रिगार्डिंग भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब वो इंस्ट्रक्शंस के साथ वो रिपोर्ट आएगी मैजिस्ट्रेट के पास में, मैजिस्ट्रेट को लगता है तो मैजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है, और चाहे मैजिस्ट्रेट तो इंक्वायरी भी होल्ड कर सकता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड कर सकता है। इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का उद्देश्य क्या है भाई, यही पता लगाना है कि भाई जो अननेसेसरली इन्वेस्टिगेशन हुई है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस केस को ट्रायल के लिए आगे फिट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें शुरुआत से ही क्लियर है तो वो बेहतर है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए भी। तो ये पावर यहाँ पर मैजिस्ट्रेट को दे रखी है। देखो ये कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है यहाँ पर, ये जो रिपोर्ट आ रही है इसके बेसिस पे कॉग्निजेंस नहीं हो रहा है। देखो कॉग्निजेंस लेना इज वेरी डिफरेंट। वहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करते हैं, यू टेक द कॉग्निजेंस, यू टेक द जुडिशियल नोटिस दैट an offense has been committed on the basis of the FIR submitted to, on the basis of police report submitted to you, and you proceed further, you issue the process, you go on to framing charges. Are you getting my point or not? 178, 177 and 176 क्या क्लियर हुआ आपको? यानी नाउ वी प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या करना चाहिए, बहुत आसान चीज़ें करनी है इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को। अभी पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, बोलेगी किसी भी व्यक्ति को ऑर्डर निकालेगी इन राइटिंग, समन तो भेज नहीं सकते। दे विल इशू अ ऑर्डर इन राइटिंग और बोलेगी कि आओ और पुलिस स्टेशन घूम के जाओ, केवल घूम के मत जाओ, आओ हम तुम्हारा स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट हालांकि आएगा हमारा 180 में, आप बहुत सुने होंगे, अगर कोई आपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखी होगी 161 के बयान क्या है। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ 161? 161 मतलब 161 के जो बयान होते थे वो सीआरपीसी में रिकॉर्ड होते थे। नाउ दे आर 180, नाउ दैट इज 180, सेक्शन 180। अब वो बयान 180 के हो गए हैं। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर किसी विटनेस को जो है वो पुलिस स्टेशन में बुला सकता है। पुलिस स्टेशन में बुलाने के लिए उसको कुछ नहीं करना है, एक ऑर्डर लिखेगा राइटिंग में और उसको बोलेगा कि साहब आइए और हमारे सामने उपस्थित होइए। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग आपका 179 देखो जरा। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग require the attendance before himself or any person being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted। भाई वो व्यक्ति कैसा है, उसको पता है फैक्ट्स के बारे में, acquainted with the facts and circumstances of the case, and such person shall
अटेंड सो रिक्वायर्ड, और ऐसा व्यक्ति जो है वो अटेंड करेगा। आपको भेजा गया नोटिस ऑर्डर इन राइटिंग में कि आइए आप उपस्थित होइए, आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? और अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो ये ऑफेंस माना जाएगा एंड इट विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी। आईपीसी के सेक्शन 179 में ये पनिशेबल होगा। और अगर मैं आपके बीएनएस की बात करूं तो सेक्शन 208, तो आप लिख लीजिएगा उस बात को। अगर नहीं आए, आपने बोला और इंटेंशनली यू ओमिट टू डू सो, इंटेंशनली सास है, देखो अपराध करने के लिए आशय का होना, मेंस रिया का होना बहुत आवश्यक है। देयर आर टू एलिमेंट्स इन एनी ऑफ द ऑफेंस, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस तो आपने कर दिया, आप उपस्थित नहीं हुए। वेदर यू हैड द मेंस रिया ऑफ कमिटिंग दैट क्राइम इज अ क्वेश्चन। अगर ये दिखता है कि इंटेंशनली आप नहीं आए, देन यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 208 ऑफ बीएनएस, 179 आईपीसी और 208 बीएनएस, 208 बीएनएस आप वहां पे लिख लीजिए। अब बताइए जरा, क्या आप सभी को बुला लेंगे पुलिस स्टेशन? नहीं 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 नहीं, आप इन लोगों को पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। कौन से लोगों को? ध्यान से सुनिएगा जरा। दो लोग हैं, इनको आप पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएंगे। कौन कौन से लोग हैं? पहला तो जो 15 साल, मेल की बात हो रही, देखो मेल पर्सन जो कि 15 से नीचे है और 60 से ऊपर है, उनको नहीं बुलाएंगे। 3 लोग हैं बेसिकली, दो बोल दिए मैंने, 3 लोग। कोई भी मेल व्यक्ति, लिख लेना आप, मेल, दे शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू द पुलिस स्टेशन। मेल बिलो 15 एंड अबव 60, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो टीआरपीसी में ये 65 था, अभी 60 कर दिया गया है। दूसरा, विमेन को भी आप पुलिस स्टेशन जो है नहीं बुलाएंगे, ऐसे गवाही वगैरह कराने के लिए, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने। और तीसरा है, अगर कोई व्यक्ति मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि एक्यूट इलनेस से जो है सफ़र कर रहा है, उनको आप पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएंगे, रिक्वायर नहीं करेंगे कि भाई आप आइए पुलिस स्टेशन। उनसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उनके रेसिडेंस पे, जहाँ पर उनका रेसिडेंस है, जहाँ वो रिसाइड करते हैं, आप वहीं पर जो है जाकर के उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। कौन कौन से? 15 से नीचे, 60 से ऊपर, women जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, those who are suffering from acute illness। अब देखो जरा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो पहले यहां नहीं डली थी, अभी डाल दी गई है। पहले नहीं थी, यहां पे पहले नहीं थी, अब डाल दी गई है कि भाई अगर ये लोग चाह रहे हैं, इनका शौक है, ये पुलिस स्टेशन आना चाहते हैं, तो फिर आप इनको रोकेंगे नहीं, उनको आप परमिट कर देंगे। Provided further that if such person is willing to attend at the police station, such person may be permitted to do। तो उनको आप रोकेंगे नहीं, ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ जरा, कोई डाउट इसमें बताओ। सब सेक्शन 1 पढ़ा हमने, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने 3 लोग बोले ना, 3 लोग। पहला हो गया मेल व्यक्ति जो कि 15 से नीचे, 60 से ऊपर। वुमेन में कोई कंडीशन नहीं है किसी भी एज की। थर्ड, एक कोई भी व्यक्ति, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जो कि मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, या फिर वो अक्यूट इलनेस से भी सफर कर रहा है, अगर ज्यादा नहीं, अक्यूट इलनेस से भी सफर कर रहा है, तब भी। अक्यूट इलनेस का मतलब समझते हो ना मंतशा? अक्यूट इलनेस से मतलब समझते हो ना? हाँ ना, कुछ तो
इतने देर में तो क्या हो जाए। अक्यूट का मतलब क्या होता है, बहुत कम, जो बिल्कुल थोड़े से दिन के लिए हो, है ना। एक्यूट एंगल, ऑपोजिट एंगल आपने पढ़ा होगा उसके अंदर मैथमेटिक्स में, एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम हो जाता है तो एक्यूट एंगल बोलते हैं उसको, है ना। तो एक्यूट का मतलब जो थोड़े टाइम के लिए रहता है। ऐसी बीमारी से भी सफ़र कर रहा है तब भी उसको क्यों तकलीफ दे रहे हो, बेचारे को बुखार है, बिल्कुल एक हफ्ते रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको परेशान करो उस हफ्ते में, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो आना चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है, तो उनको परमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरे समझ से बात आपको क्लियर होगी, समझ आ गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय पुलिस ऑफिसर of reasonable expenses of every such person attending under subsection 1 at any place other than his residence। अपने रेसिडेंस से अलग उसको किसी और जगह आना पड़ रहा है, वहाँ पर गवाही और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने पड़ रहे हैं, अपने पुलिस को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, तो इसमें उसको खर्चा लगेगा भाई। और अगर खर्चा लगेगा तो उसका खर्चा दिया जाएगा किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाएगी। लेकिन आपको लगता है पुलिस ऑफिसर देगा खर्चा? ले लेगा, उल्टा देगा तो क्या ही देगा, देगा तो नहीं। चलिए जरा, अब देखिए आपने बुला लिया, बुलाकर क्या करेंगे, क्या करोगे बुला के उनको? आपने बुला लिया या आप उनके घर पहुंच गए, तो में से कुछ एक होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको अंताक्षरी खेल रही है बुला करके उनको, भाई आपको लूडो में 2 लोग कम पड़ रहे थे तो आपने 2 विटनेस बुला लिए, 2 लोगों को बुला लिया, ऐसा नहीं करना है। व्हाट यू विल डू कि उनके आप एग्जामिनेशन करेंगे, उनका क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ताकि आपको फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के बारे में, यही काम था ना आपका, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस का पता लगाना, करेंगे। और उनको बोलेंगे कि आप बताइए इनके आंसर, एंड दे आर बाउंड टू आंसर दोज क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस के उनको आंसर देने पड़ेंगे, लेकिन वो आंसर देने से मना कर सकते हैं, वो आंसर नहीं देंगे जिन आंसर से उनको ऐसा लगता है कि इससे मुझे किसी ऑफेंस में सजा हो सकती है, इससे ये पता लग सकता है कि मैंने कोई अपराध किया है। मतलब सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग नेचर के जो आंसर्स होंगे वो आंसर्स देने के लिए वो बाउंड नहीं है। आ रही है बात समझ में? सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग नेचर के जो आंसर्स होंगे वो आंसर्स देने के लिए वो बाउंड नहीं है, दे आर नॉट बाउंड टू give answers which are in nature of, which are self incriminating in nature। आ रही है बात समझ? भाई आपको पूछा गया कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं, आपने बोल दिया, आप उस व्यक्ति के साथ थे, आपको लगता है कि अगर मैंने इस बात का जवाब दिया तो इनको पता लग जाएगा कि मैंने ही ऑफेंस किया, तो you are not bound and the police cannot bound you to answer those questions which are self incriminatory in nature। बड़ी आसान सी बात है, बड़ा टैबलेट्स प्रिंसिपल है लॉ का, that you cannot be compelled to be a witness against yourself। आपको आपके अगेंस्ट जो है विटनेस होने के लिए, विटनेस बनाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, कंपेल नहीं किया, ठीक है। यही बातें करी गई हैं यहाँ पे। एनी ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, बाय जनरल प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, एक्टिंग ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर मे एग्जामिन ओरली एनी पर्सन supposed to be acquainted with the facts and circumstances of, examine orally examine करो। such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer। जो भी क्वेश्चंस आपसे उस केस के रिगार्डिंग ऑफिसर के द्वारा पूछे जाते हैं, आप उनका सही जवाब देंगे। बात क्लियर होगी आपको? सही जवाब देना है। कौन से क्वेश्चंस का नहीं देना है? विच आर सेल्फ इनक्रिमिनेटरी इन नेचर अदर देन क्वेश्चंस द आंसर्स टू, जिनके आंसर देने से आपको लगता है विच वुड हैव टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्ज और पेनल्टी और फोरफीचर। इससे क्रिमिनल चार्ज मेरे ऊपर लग सकता है,
पेनल्टी लग सकती है, फोरफीचर हो सकता है मेरी प्रॉपर्टी का। ऐसे केसेस, ऐसे क्वेश्चंस के जवाब आप देने के लिए बाउंड नहीं है। आई बात समझ नहीं आई? बताओ जरा, क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया, बहुत आसान से प्रोविजंस है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। अब पुलिस ऑफिसर देखो, ओरली पूछ जरूर रहा है आपसे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो बैठे बैठे बस का आपकी कहानी सुनता रहेगा। उसको थोड़े तो ध्यान रहेगा। आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, आपकी सारी बातें दिमाग में थोड़ी ना रख पाएगा। उसको 10 काम है। ही व्हाट ही विल डू, ही मे, अगर वो चाहे, रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट आपने दिया है उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, लिख लेगा इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन, एंड इफ ही डज सो, और अगर वो ऐसा करता है, अगर उसने लिखा है, तो उसका एक सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड जो है बनाएगा। हर एक व्यक्ति का सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड बनेगा कि इस व्यक्ति ने क्या कहा, इस व्यक्ति ने क्या कहा। आपको मैं पुलिस रिपोर्ट दिखा दूंगा एक बाद में, जहां पर इस तरीके से सारे का सारा कंपाइलेशन किया जाता है। जब हम 193 तक पहुंचेंगे तब मैं आपको एक पुलिस रिपोर्ट जो है वो दिखा दूंगा, जिससे आपको तसल्ली हो जाए कि कैसा दिखती है पुलिस। ठीक है, ईच सच पर्सन हुज स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड्स, ठीक है, जिसके भी रिकॉर्ड करेगा। अब देखो जरा, अब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो गई है, तो आप इसको क्या करोगे, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से चाहो तो रिकॉर्ड भी कर लो। और फिर अगर भाई आप किसी विमेन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंसेस कमिट हुए हैं, देखो यहाँ पे सारे ऑफेंसेस, 124 भी, एसिड अटैक वाला भी है, ठीक है, हैव बीन कमिटेड शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। ये बात तो हम बार बार जानते आ रहे हैं, और अगर वो नहीं है तो एनी वुमेन ऑफिसर, उनके द्वारा रिकॉर्ड किया जाए। बताओ जरा, यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको? एक प्रश्न आता है, बोला किसी भी व्यक्ति से जो कि स्टेटमेंट, जो कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से वेल वर्स्ड है, उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहाँ पे एनी पर्सन का मतलब क्या ये है कि अक्यूज से भी पूछ सकते हो? बिल्कुल, अक्यूज से भी पूछ सकते हो, बट ही इज नॉट बाउंड टू आंसर दोज क्वेश्चन विच आर सेल्फ इनक्रिमिनेटरी इन नेचर। वो चाहे तो शांत रह सकता है, ही इज राइट टू बी साइलेंट, ही इज राइट टू बी साइलेंट, शांत रहने का अधिकार है उसके। ठीक है, वुमेन ऑफिसर को या फिर वुमेन पुलिस ऑफिसर को ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने हैं, इफ द स्टेटमेंट इज ऑफ अ वुमेन अगेंस्ट whom the offense is committed under these sections। बताओ जरा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है यहाँ पे? बताओ, कोई दिक्कत मेरे समझ से नहीं होगी। तो ये 161 के बयान हुआ करते थे पहले, 161 के बयान कहलाते थे, अब ये 180 के बयान कहलाएंगे। आप लोग जाओगे कोर्ट के अंदर तो आपको सुनने को अब मिलेगा कि 180 के बयान रिकॉर्ड करेगा। हालांकि अभी भी it is in the habit of the judges and the advocates that they use this term that where are 161 statement, 161 के स्टेटमेंट जो है वो बोला जाता है अभी। अच्छा, आपने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो कर लिए, इन स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ दीज स्टेटमेंट? जो 180 में आपने बयान रिकॉर्ड करे हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे हैं, इनकी वैल्यू क्या है? तो इनकी एविडेंसरी वैल्यू की चर्चा करी गई है 181 में। 162 मेरे मुंह से भी निकलने, 181 में। 181 इज एविडेंसरी वैल्यू ऑफ, 181 इज द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180। 181 जो है वो 180 में दिए हुए बयानों का एविडेंसरी वैल्यू के बारे में चर्चा करता है कि भाई उनको यूज क्या करोगे, उनका यूज क्या है। देखो, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान करे जाना। आप देखो, बिल्कुल आसानी से बताना मुझे, आप कोर्ट के सामने जाओ और आप कोर्ट में एक केस लगाते हैं, मैं
क्रिमिनल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई सा भी केस लगाते हैं, आप सोचते हैं कि भाई ये ज़मीन जो है डिस्प्यूटेड है, ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस पर कब्जा दूसरा व्यक्ति करके बैठा है। आप जाते हैं कोर्ट में केस लगाते हैं और आप कोर्ट को बातें बताना स्टार्ट करते हैं, साहब देखो ऐसा। तो क्या साहब आपकी सारी बातें, कही हुई बातें, क्या ऐसे ही मान जाएंगे? बोलेंगे आपको सबूत लेकर के आओ, एविडेंस लेकर के आओ, हर एक फैक्ट के लिए जो फैक्ट आप बता रहे हो रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर केस में, उसके लिए क्या लेकर के आओ, एविडेंस लेकर के आओ। ऐसे ही सारी बातें नहीं मान लेंगे। सेम जो बताओ, अब ये डॉक्यूमेंट पुलिस खुद जनरेट कर रही है, ये स्टेटमेंट किसने लिखे भाई? पुलिस ने लिखे हैं हाथों से। आप चाह रहे हो कि उस स्टेटमेंट पे हम विश्वास करें, आप एविडेंस को लेकर के आओ, ये नहीं कि हाँ साहब हमने देखो लिख के रखा है हम दे देते हैं। अरे ऐसे तो आपने जाने क्या क्या लिख के रखा होगा। आपने लगाया कि मुझे जमीन चाहिए है, आप बोल रहे साहब देखो मैंने 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 10 साल पहले अपनी डायरी में लिखा था ये जमीन मेरी है। तो क्या उससे जमीन आपकी हो जाती है? नहीं, आपको एविडेंस लेके आना पड़ता। सेम गो विद द पुलिस ऑफिसर। भाई आपने स्टेटमेंट लिख लिया, ये तो आपने लिखा है ना, आपके काम के लिए लिखा है आपने, आपको ध्यान रहे चीजें। इसके लिए भाई कोर्ट में वैल्यू क्या, कोर्ट में कैसे प्रूव करो इस स्टेटमेंट को? आपको विटनेस लेके आने पड़ेंगे, आपको वो चीज फैक्ट प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए जो बातें पुलिस को बता दी स्टेटमेंट में, वो एविडेंस के तौर पे यूज नहीं करी जाएगी। अरे ये बात समझ, वो एविडेंस के तौर पे प्रूफ नहीं करी जाएंगी। हाँ, कुछ कुछ केसेस में आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, बताने के लिए जो है यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आपने जमीन का केस लगाया और जमीन के केस में आप चाह रहे हो कि कोर्ट जजमेंट दे दे कि मेरी जमीन है। आप अपना विटनेस लेकर के आते हो, विटनेस बोलता है हाँ हाँ साहब ये तो इन्हीं की ज़मीन है, मैं देखते आ रहा हूँ हमेशा से, इनके कब्जे में ही रही है, पहले इनके पिताश्री इस पर खेती किया करते थे, अब ये करते हैं, इनके ही कब्जे की ज़मीन है, इनकी ही ज़मीन है, ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। अब जो सामने वाला व्यक्ति है वो बोलेगा अरे ये कैसा व्यक्ति है, इसी व्यक्ति ने अपने ही एक पहले के स्टेटमेंट में ये बताया था कि ये जमीन इनकी नहीं है। तो आप वो स्टेटमेंट इसलिए ला सकते हो कि इस व्यक्ति को, जो सामने विटनेस आ गया है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर पाओ। तो ऐसी चीजों के लिए थोड़ी सी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी बनती है। लिमिटेड बोल रहा हूं मैं बताऊंगा आपको कितनी लिमिटेड बनती है, क्या इसका मतलब हो सकता है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इनकी कोई एविडेंसरी वैल्यू जो है कोर्ट के समक्ष नहीं बनती। कोर्ट को खुद पता है कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे जाते। 2 मारे होंगे शायद अक्यूज्ड को, लिखवा लिया होगा जो लिखवाना हो। इसलिए बार बार सब जगह आप प्रोविजन देखेंगे, चाहे आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, चाहे आप यहां BNSS की बात करें। इसलिए मैं बोला था आपको मिरिंडा वार्निंग जो है, यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट, यू हैव राइट टू मीट द एडवोकेट ऑफ योर चॉइस, और इफ यू कैन नॉट अरेंज द एडवोकेट बाय योर सेल्फ इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। ये सारी वार्निंग वहां दी जाती है। एंड यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट, इफ यू से एनीथिंग इट माइट बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट रूम। ये बोलते हैं वहाँ कि आप कुछ भी बोलेंगे वो कोर्ट रूम में आपके अगेंस्ट जो है काम में होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। बताना जरूर सब कुछ आपको है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के सामने बोलेगा उसको उसके अगेंस्ट कोर्ट में यूज जो है नहीं किया जाएगा।
तो वही एविडेंशियरी वैल्यू की चर्चा जो है यहाँ पर करी गई है। अब देखो मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगा चीज़ों को, हालांकि अब थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड मैनर में लिख लिया गया है इसको, पहले बहुत कॉन्साइज फॉर्म में लिखा था। अगर आप 162 को देखेंगे तो आपको इतना लंबा चौड़ा सेक्शन नहीं दिखता था, वो बहुत छोटा सा कॉन्साइज फॉर्म में लिखा हुआ था। अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, लिखा वही है, कंटेंट वही है, जो पहले था वही अभी है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, बट इट हैज बीन रिटन इन मोर एक्सप्लेन्ड मैनर। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं किस तरीके से लिखा गया है, क्या क्या बातें लिखी गई हैं। नो स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, कोई भी स्टेटमेंट जो कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, इफ रिड्यूस टू राइटिंग, उसको राइटिंग में भी लिख दिया गया, बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, shall not be signed by the person making it। कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर ने, आपने बोला, पुलिस ऑफिसर ने लिख लिया, अभी देखा था हमने, इसमें आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें साइन करने के लिए बाउंड नहीं है, लिखना चाहें लिख लीजिए। ये आता है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आ जाता है। ठीक है, लिखिएगा जरा, any statement reduced in writing in the course of investigation in the course of investigation shall not be signed by person making it। साइन नहीं करवाया जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इसको साइन नहीं करवाएंगे आप। अब इसमें एक शब्द आ रहा है, आपका शब्द जो है वो समझिए। इसमें लिखा हुआ है इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लिखा हुआ है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कोर्स में, whether it is different from during investigation and in course of investigation। in course of investigation और during investigation का मतलब क्या सेम है? नहीं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में भाई देखो, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन का मतलब है एफआईआर रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा पीरियड जो कब तक का है, चार्जशीट सबमिशन का, पुलिस रिपोर्ट के सबमिट करने का पूरा पीरियड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। लेकिन इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब है इन्वेस्टिगेशन के लिए ही किया गया, अगर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा अंतर है, तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लिखा है, इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखा है, तो आप पॉइंट बना करके वहाँ स्टार मार्क करके लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन डज नॉट मीन इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन डज नॉट मीन इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब देखो जरा आगे की चर्चा देखिए आप, क्या चर्चा की गई है आगे, बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई। नॉर, देखो ये तो करना ही नहीं है, साइन तो करना नहीं है आपको, आपको बुलाया गया, आप आइए बताइए, पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया, पुलिस वाले के लिए अच्छा, आपको साइन नहीं करना है, साइन तो करना ही नहीं, साथ साथ ये भी नहीं किया जाएगा। नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन पुलिस डायरी और अदरवाइज, चाहे वो पुलिस डायरी का पार्ट हो चाहे नहीं हो, उसका हम उससे हमें मतलब नहीं है, और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। कहां पर? एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल, ना ही किसी इंक्वायरी में यूज किया जाएगा, ना ही किसी
ट्रायल में यूज़ किया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड। इन्वेस्टिगेशन के टाइम जब वो ऐसा स्टेटमेंट किया गया, ऐसे स्टेटमेंट को आप ना ही उस ऑफेंस के, जिस ऑफेंस के लिए उसको रिकॉर्ड किया गया था, ना ही उसकी इंक्वायरी में यूज़ कर पाएंगे, ना ही ट्रायल में यूज़ कर पाएंगे, सेव एज हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। देखो ये थोड़ा सा है, इन केसेस में यूज़ करवाएंगे, सेव एज हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। कौन कौन से? जो प्रोवाइजो में लिखा हुआ है वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। प्रोवाइजो में क्या लिखा है मैं उस पर आता हूँ। प्रोवाइजो में जो लिखा हुआ है मैं उस पर आता हूँ, डू नॉट वरी अबाउट इट। किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, मैं बताऊं, चाहे वो पुलिस डायरी का हिस्सा होगा। हालांकि आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, पुलिस डायरी को भी आप जो है यूज़ नहीं करते हैं एविडेंस वगैरह के लिए, और इस पर अक्यूज्ड का तो कुछ राइट ही नहीं होता है। पुलिस डायरी को कभी कभी यूज़ किया। पुलिस डायरी होती क्या, चलो मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस डायरी में वो सारी बातें होती हैं जब एफआईआर आई, और एफआईआर के बाद से आपने क्या क्या किया। आपने चाबी उठाई, आपने गाड़ी में लगाई, आपने स्टार्ट करी गाड़ी, आप यहाँ से चलना शुरू करें, आप उस गांव में पहुँचे, आपने इस व्यक्ति से पूछताछ करी, हर एक डिटेल को लिखना है। क्या क्या किया, चाबी वगैरह नहीं लिखना है, नहीं बोल रहा हूँ। आपने इतने बजे पुलिस स्टेशन छोड़ा, आप इतने बजे उस गांव में पहुंचे, आपने इस व्यक्ति से इतने समय पूछताछ की, उसका ये रिकॉर्ड है। आप विटनेस को यहाँ पर लेकर गए, आप विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर के गए, वहाँ पे एग्जामिनेशन कराया, एग्जामिनेशन कराने के बाद फिर वापस से उसके घर पे छोड़ा, उसके ये सैंपल्स लिए गए थे, डॉक्टर ने इतने बजे फिर से आने को बोला था, हम डॉक्टर के पास, जो भी करा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सब का सब कहाँ लिखा जाएगा, पुलिस डायरी में लिखा जाएगा। तो जो स्टेटमेंट होंगे ऑब्वियस सी बात है पुलिस डायरी का हिस्सा बनेंगे ही बनेंगे। फिर पुलिस डायरी को बाद में पढ़ के ही फिर क्या बना देते हैं, लास्ट में पुलिस रिपोर्ट बनाते हैं। तो चाहे वो पुलिस डायरी का हिस्सा भी हो, फिर भी उसको किसी पर्पस के लिए आप यूज नहीं करेंगे, ना ही इंक्वायरी में यूज करेंगे उस स्टेटमेंट को, ना ही ट्रायल में यूज करेंगे। लेकिन मैं बताऊं इसको जनरली यूज कहाँ किया जाता है, पुलिस डायरी को बता रहा हूं मैं। इनको जनरली रेफर करते हैं जब आपको बेल डिसाइड करनी होती, अक्यूज्ड को बेल दी जाए नहीं दी जाए, तो कोर्ट वगैरह इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। क्योंकि देखो आप समझिए ज़रा, बेल के लिए एप्लीकेशन कब आ रही है, अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, ट्रायल में टाइम लगेगा, ट्रायल में एविडेंस होगा वो अलग होगा, उसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन अभी रिकॉर्ड पर क्या है, विटनेसेस ने क्या बोला अपने 161 के स्टेटमेंट में, नाउ इट इज 180 के स्टेटमेंट्स में क्या बोला, पुलिस को क्या बताया, पुलिस के पास में कितनी जानकारी है, इससे क्या पता लगेगा कि वास्तविकता में ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है, या देयर इज वेरी मच कॉन्ट्राडिक्शन इन एवरी स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस। तो ऐसे केसेस में इसका लाभ किसको मिलना चाहिए, अक्यूज को मिलना चाहिए। भैया अभी तक कोई वेपन ही रिकवर नहीं हुआ है, कोई डीएनए ही मैच नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ पुलिस डायरी में लिखा हुआ है, विटनेसेस के स्टेटमेंट भी लिखे हुए हैं। तो जनरली बेल के समय ये सारी चीज़ें जो है, ट्रायल वाली चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं होंगी। अभी अवेलेबल केवल क्या होगा, वही पुलिस को दिए हुए बयान। जब पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट अवेलेबल है तो उनको ही यूज़ करके जनरली बेल एप्लीकेशंस जो है वो ऐसे ही डिसाइड की, पुलिस डायरी को कॉल करके, है ना। आपको जनरल एस्पेक्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जो स्टेटमेंट्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, उनको किसी इंक्वायरी या ट्रायल में यूज नहीं किया जाएगा, किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा वो लिखा हुआ है आपका प्रोवाइजो के अंदर। देखो प्रोवाइजो क्या बोलता है, बहुत अब तो बहुत आसान भाषा में लिख दिया इस प्रोवाइजो को। पहले ये बड़ा छोटा सा प्रोवाइजो हुआ करता था, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, दिख रहा है बड़ा सा। देखो क्या लिखा हुआ है, that when any witness is called for prosecution, मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस की बात हो रही है। एक विटनेस को प्रोसिक्यूशन ने बुलाया। अब चलो मैं आपको बता देता हूं, कोई भी व्यक्ति जो विटनेस को बुलाता है, कोई भी पार्टी, अगर प्रोसिक्यूशन है तो प्रोसिक्यूशन विटनेस कहलाएगा, अगर वो डिफेंस ने बुलाया तो उसको हम डिफेंस विटनेस बोलेंगे।
DW, PW ये नाम होते हैं। PW मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस, DW मतलब डिफेंस विटनेस। तो जो भी विटनेस बुलाता है, मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने किसी विटनेस को बुलाया तो PW हो गया, प्रोसिक्यूशन विटनेस हो गया। तो सबसे पहले जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है वो इसका सबसे पहले एग्जामिनेशन करते हैं और उस एग्जामिनेशन को बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। और उसके बाद में सामने वाली पार्टी के पास में राइट होता है उसको क्रॉस एग्जामिन करने का, उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। और उसके बाद में अगर वो पार्टी जिसने विटनेस को बुलाया था दोबारा से उसको एग्जामिन करना चाह रही है क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पर, तो उसको हम बोलते हैं री एग्जामिनेशन। 3 स्टेजेस आपको समझ में आई नहीं आई बताओ जरा? इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अभी क्वेश्चंस को पढ़ने में प्रोवाइजो को पढ़ने में हमें जरूरत पड़ेगी इन तीनों टर्म्स की। बात समझ में आई? तीन एग्जामिनेशंस होते हैं, किसी भी विटनेस के हो सकते हैं, वो तो प्रोसिक्यूशन विटनेस के भी हो सकते हैं, डिफेंस विटनेस के भी हो सकते हैं। भाई डिफेंस ने विटनेस बुलाया तो डिफेंस सबसे पहले क्या करेगा? एग्जामिनेशन इन चीफ। प्रोसिक्यूशन क्या करेगा? उसका क्रॉस एग्जामिनेशन। और री एग्जामिनेशन कौन कर पाएगा? फिर से डिफेंस। अरे ये बात समझ, 3 तरीके की एग्जामिनेशन हो। तो देखो प्रोसिक्यूशन ने अगर किसी विटनेस को बुलाया तो वो क्या हो गया? PW की बात हो रही है। देखो प्रोसिक्यूशन विटनेस की बात हो रही है। In such inquiry or trial whose statement has been reduced in writing as aforesaid, और उसके स्टेटमेंट को पुलिस ने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा था, या उसके किसी भी स्टेटमेंट के पार्ट को पुलिस ने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा था। इफ ड्यूली प्रूव्ड, अगर उसको सही तरीके से साबित किया जाए कि हाँ ये पुलिस ने ही रिकॉर्ड किया था। मे बी यूज्ड बाय अक्यूज्ड, अक्यूज्ड जो है उसको यूज कर सकता है। किसको यूज कर सकता है? उस पार्ट को, उस स्टेटमेंट को, उस राइटिंग को। जो राइटिंग किसने करी थी? पुलिस ने करी है। देखो राइटिंग करी पुलिस ने, यूज कर रहा है कौन? अक्यूज्ड। किसके अगेंस्ट यूज कर रहा है? प्रोसिक्यूशन विटनेस के अगेंस्ट। एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और अगर कोर्ट की परमिशन मिल जाए प्रोसिक्यूशन भी उसको यूज कर सकता है। किस पर्पस के लिए? लेकिन किस पर्पस के लिए? कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। अपने ही विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन जो यूज कर सकता है। कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ बताया गया है? 148 में बताया गया। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। रेफरेंसिंग मेमोरी तो आपका 163 तक पहुंच गया, वो चर्चा अलग है। कॉरॉबरेशन कॉन्ट्राडिक्शन का 148 कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन जो है यूज कर सकती है। भाई उसने पुलिस के सामने बोला था कि साहब मैं तो वहीं उपस्थित था, मैंने तो देखा था इसने उसको मार डाला था जान से, मैंने देखा था इसको उस पर गोली चलाते हुए। अब वो कोर्ट के अंदर आता है, साहब मैंने तो इसको पहली बार देख रहा हूँ, मैंने तो आज तक इसको ज़िंदगी में पहले कभी देखा नहीं। तो फिर प्रोसिक्यूशन क्या करेगा? कोर्ट से परमिशन लेगा। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा इसके पुराने स्टेटमेंट से। तो फिर जो है वो व्यक्ति, जो प्रोसिक्यूटर है, वो प्रोसिक्यूटर लेकर के आएगा और उस व्यक्ति को दिखाएगा कि देखो जरा तुमने 161, 180 के स्टेटमेंट में क्या बोला है। तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते। और जब भाई कॉन्ट्राडिक्शन करा जाए तो फिर देखो जरा उसके बाद क्या होगा। एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज यूज्ड एनी पार्ट मे ऑल्सो बी यूज्ड इन री एग्जामिनेशन। मान लीजिए बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर्ड इन हिज क्रॉस एग्जाम। देखिएगा सर, समझिए इस बात को, मैं समझा देता हूँ। प्रोसिक्यूशन विटनेस आया, प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिनेशन इन चीफ किया। किसने? प्रोसिक्यूशन ने। डिफेंस क्या करेगा? डिफेंस करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय डिफेंस के पास ये राइट है कि वो पुलिस को दी हुई राइटिंग को दिखा करके इसको क्या कर सकता है? क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। क्रॉस एग्जामिन कर सकता है उस राइटिंग को दिखाते हुए, देखो तुमने ऐसा ऐसा बोला था। क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है कौन? डिफेंस। अब जब डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया, किस चीज का यूज करते हुए? उस राइटिंग का यूज करते हुए, स्टेटमेंट एंड राइटिंग का यूज करते हुए जो पुलिस ने रिकॉर्ड करी थी। तो जब उस स्टेटमेंट एंड राइटिंग का इस्तेमाल करते हुए आपने क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन को ही एक्सप्लेन करने के लिए री एग्जामिनेशन किया जाता है। तो फिर री एग्जामिनेशन करते समय भी प्रोसिक्यूशन के पास ये अधिकार होगा कि वो उस स्टेटमेंट एंड राइटिंग को क्या कर सके? यूज कर सके। only for the purpose of explaining the matter referred to in his cross examination। अब ये बात समझ आई या नहीं आई? एक एग्जाम्पल से बताता हूं मैं। और क्रॉस एग्जामिनेशन में दिखाते हुए पूछा कि देखो साहब
आपने यहां पर बोला है कि आप थे, आपने देखा था कि ये चाकू से वार कर रहा था, अभी आप बोल रहे हो तलवार मार रहा था। अब इस बात पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया आपने स्टेटमेंट दिखा करके, अभी स्टेटमेंट के इसी पार्ट को री एग्जामिनेशन में जबकि प्रोसिक्यूशन के पास पावर नहीं है, लेकिन अब क्योंकि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये काम कर दिया, तो अब प्रोसिक्यूशन के पास में ये पावर आ गई कि वो री एग्जामिनेशन में इसी पार्ट को यूज करते हुए उससे पूछेंगे, अरे तुमने कितनी दूरी से देखा था, कैसे मारते हुए देखा था, किस एंगल से देखा था, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा क्यों बोला। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो प्रोसिक्यूशन कैसे यूज कर सकता है? प्रोसिक्यूशन केवल दो कंडीशन में यूज कर सकता है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट राइटिंग यूज हो गया है तो आप री एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, अगर आप चाहो कि आप अपने विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हो तो कोर्ट की परमिशन लेकर के प्रीवियस राइटिंग से उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो। दो कंडीशन में प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है। डिफेंस कब यूज कर सकता है? डिफेंस जो है, अक्यूज जो है, वो हमेशा यूज कर सकता है किसको? प्रोसिक्यूशन विटनेस को, प्रोसिक्यूशन विटनेस के अगेंस्ट। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? प्रोसिक्यूशन विटनेस के अगेंस्ट हमेशा अक्यूज के पास, डिफेंस के पास ये राइट होगा कि वो क्या कर सके, स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट एंड राइटिंग विच इज मेड टू पुलिस ऑफिसर कैन बी यूज्ड। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? बताओ जरा, ये प्रोवाइजो आप सभी को समझ आया या नहीं आया? बाकी मंतशा आ गया, बाकी आपको नहीं आया समझ? हम्म, भाई जिस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मान लीजिए जिस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसी इन्वेस्टिगेशन में उसने स्टेटमेंट दिया था, तो उसी का जब ट्रायल होगा, उसी का जब ट्रायल होगा तो उसमें यूज नहीं किया जाएगा। भाई पुलिस ऑफिसर बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अब वो एक केस इन्वेस्टिगेट करने पहुंचते हैं, मान लीजिए केस एक की बात हो रही है, अब केस ए में ही आपने क्या दिया, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, केस ए की ही इन्वेस्टिगेशन में आपने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और केस ए के ही रिगार्डिंग इंक्वायरी और ट्रायल चल रही है, तो केस ए की इंक्वायरी और ट्रायल में आपका केस ए के इन्वेस्टिगेशन में दिया हुआ स्टेटमेंट यूज नहीं किया जाएगा। इतनी बड़ी बात है इसको समझने के लिए, बताओ। प्रोवाइजो समझ आया नहीं आया, बताओ। हाँ हाँ बोलो। बिल्कुल, यही दो सिचुएशन में यूज कर सकते। क्लियर है मानसी, मंतशा? आपको देखो मैंने इसलिए एग्जामिनेशन के सारे स्टेजेस भी आपको पहले बता दिए कि जो यूज़ होना चाहिए यहाँ पे वो आपको पता हो। एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, क्रॉस होता है, फिर री एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इस बात को सब आप लिख लीजिए, लिखिएगा ज़रा। एनी स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड ऑफ इट shall not be used in trial or inquiry. Any statement or any record of it shall not be used in trial or inquiry for any purpose, for any purpose except provided below, provided below लिखिएगा, provided that provided that the statement can be used by accused, the statement can be used by accused to contradict, statement can be used by accused contradict PW, PW prosecution witness, but it can never be used, but it can never be used
by prosecution to contradict PW, defense witness. फिर नीचे लिखना PW तक लिख लिया. If it is used to contradict PW, if it is used to contradict PW in cross examination, then that part of the statement, may also be used in re-examination by prosecution for the purpose of explaining matters referred to in cross examination. फिर पैरा चेंज करके लिख लेना. Such a statement may also be used by prosecution to contradict PW, prosecution witness को ही contradict करने के लिए, PW को नहीं, PW as per section 148 of BSA, with the permission of the court. ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर है? लिख लिया ना, सभी ने लिख लिया ना? अब हम बढ़ते हैं सबसेक्शन 2 पे. सबसेक्शन 2, नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to apply to any statement. मतलब ये लागू किस पे नहीं होता है, मतलब स्टेटमेंट राइटिंग में है फिर भी उसको एविडेंस में यूज किया जाएगा इन केसेस में. देखो पहले जनरल रूल लिखा था, उसका एक्सेप्शन लिखा था प्रोवाइजो में. अब ये जो सबसेक्शन 2 में लिखा है, ये जो आपने अभी सबसेक्शन 1 में रूल पढ़ा है उसका एक्सेप्शन है कि इन केसेस में फॉल करेगा तो फिर उसको यूज किया जाएगा उन पर्पस के लिए जिन पर्पस के लिए बात करी जा रही है. देखो जरा कौन सी बातें हैं. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए ऑफ 26 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ 23. देखो जो दोनों किस पर्पस के लिए मैं बता देता हूँ. आप भाई पुलिस को आपने स्टेटमेंट दिया, पुलिस ने क्या किया, 179 में ऑर्डर इन राइटिंग भेजा, वो आया 180 में उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया. स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद वो मर गया. ध्यान से समझिएगा जरा, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद वो व्यक्ति मर गया
और जो स्टेटमेंट उसने दिया है उस स्टेटमेंट से उसके कॉज ऑफ डेथ का पता लग सकता है या फिर उन फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस का पता लग रहा है जिसमें उसकी डेथ हुई है। मतलब वो जो स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड करा है वो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे काम कर सकता है। तो जब वो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे काम कर सकता है तो उसको आप डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे ही एविडेंस में दे सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो ऐसे केसेस में वो राइटिंग में दिया हुआ स्टेटमेंट जो राइटिंग में रिकॉर्ड कर लिया था पुलिस ने, उसको एविडेंस के तौर पे अब लिया जाएगा। किसके तौर पे? डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे। ठीक है, ये बात आप लिख लीजिएगा, डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे लिया जा सकता है। दूसरा 23 सबसेक्शन 2 डिस्कवरी फैक्ट्स के लिए, इन फैक्ट्स के लिए, डिस्कवरी फैक्ट्स के लिए, डिस्कवर्ड फैक्ट्स के लिए या डिस्कवरी फैक्ट्स जो भी लिखना चाहे। क्या होता है डिस्कवरी फैक्ट, डिस्कवर्ड फैक्ट? भाई पुलिस ने आपको हिरासत में लिया, यू आर अक्यूज्ड ऑफ अक्यूज्ड, यू आर इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। आप कस्टडी में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कस्टडी में, और कस्टडी में आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने चाकू मारा और जाकर के मैंने चाकू छिपा दिया छत पे। पुलिस जाती है, पुलिस को वो चाकू छत से मिलता है। मतलब स्टेटमेंट विच आर लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट, डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट। इससे क्या पता लग रहा है? आपके पास में नॉलेज ये थी कि चाकू छत पर है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे डिस्कवरी हो रही है किसी फैक्ट की, ऐसे स्टेटमेंट को कोर्ट में फिर प्रूव किया जा सकता है। वो पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट है, पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट है, पुलिस ने रिकॉर्ड किया है उस स्टेटमेंट को। लेकिन जब पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही थी और उस स्टेटमेंट की जब जानकारी करी उन्होंने, तो उनको एक फैक्ट डिस्कवर हुआ उस स्टेटमेंट की वजह से। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट को भी कोर्ट में जो है प्रूफ किया जा सकता है, एविडेंस में दिया जा सकता है, वो रेलेवेंट होता है। ठीक है, दोनों सिचुएशन समझ में आ गई नहीं आई? बताइए जरा। डिस्कवरी फैक्ट और डाइंग डिक्लेरेशन आ गया होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस इन द स्टेटमेंट। आपने जब स्टेटमेंट दिया उसमें किसी बात का ओमिशन कर दिया, ओमिशन मतलब बताया नहीं, वो चीज वहां पे नहीं लिखी है। रेफर टू इन सबसेक्शन 1 मे अमाउंट टू कॉन्ट्रडिक्शन, वो कॉन्ट्रडिक्शन कहला सकता है। ओमिशन कैन अमाउंट टू कॉन्ट्रडिक्शन if the same appears to be significant and otherwise relevant having regard to the context in which such omission occurs and whether any omission amounts to contradiction in a particular context shall be a question of fact। अब क्या omission contradiction बन सकता है, नहीं बन सकता है? It is a question of fact। एग्जाम्पल से समझ, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आते हैं पुलिस वाले, चोरी हो गई आपके घर के पास में, पड़ोसी घर में चोरी हुई, आपसे पूछते हैं, आपके सामने पुलिस ऑफिसर पहली बार आया है, आप पुलिस वाले को बताते हैं, हाँ हाँ साहब मैंने तो देखा था चोरी होते हुए, एक आया था व्यक्ति मुंह पे नकाब पहने था, गाड़ी भी थी उसके पास में, गाड़ी उसने बाहर पार्क कर रखी, गाड़ी बाहर पार्क कर रखी थी और फिर वो चोरी करके आया अंदर से, उसने अपना नकाब उतारा, डाला गाड़ी में सारा सामान और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। आपने स्टेटमेंट दे दिया पुलिस को। नाउ यू अपीयर एज अ विटनेस बिफोर द कोर्ट, बिकॉज आपके स्टेटमेंट से पर से तो कोई चीज़ प्रूफ नहीं होती, आपको विटनेस के तौर पे अपीयर होना पड़ेगा। आप कोर्ट के सामने अपीयर होते हैं, आपसे डिफेंस वाला वकील पूछता है, अच्छा आपने गाड़ी देखी थी? हाँ 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 आप देखी, बताइए ज़रा कौन से कलर की गाड़ी थी? आप बताते हैं ये गाड़ी थी, बढ़िया। आप नंबर जानते हैं गाड़ी का? अरे अरे साहब नंबर भी जानता हूँ मैं, नंबर भी बता देते हैं हम। अच्छा आप उस व्यक्ति को भी जानते हैं क्या जिस व्यक्ति ने चोरी कर? अरे बिल्कुल, बगल के गांव का रमेश है वो सर, रमेश, वो उसी ने चोरी करी थी। तो ये डिफेंस विटनेस, डिफेंस के जो वकील हैं, वकील साहब हैं, वो बोलते हैं देखिए साहब ज़रा हमारे विटनेस के पास कितनी सारी जानकारी, और ये सारी जानकारी उसको तब नहीं थी जब उसको 161 के स्टेटमेंट दिए थे। देयर इज ओमिशन, देयर इज ओमिशन। ओमिशन किस किस बात का? ना ही इसको गाड़ी का रंग पता था तब,
ना ही इसको गाड़ी का नंबर प्लेट पता था तब, ना ही इसको यह पता था किसने चोरी करी है। अब इसको सब पता है, इसने ये सारी चीजें देखी कि ये कलर की गाड़ी थी, ये कलर गाड़ी का नंबर था और इस व्यक्ति ने चोरी करी, ये सब इसको आप पता है, और ये उसको तब पता था और इसने नहीं बताया था। तो सच ओमिशन इज अमाउंटिंग टू व्हाट? कॉन्ट्रडिक्शन। ऐसे में वो विटनेस क्या हो रहा है? अपनी ही टेस्टिमनी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओमिशन मे अमाउंट टू कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हर एक केस में डिपेंड करेगा है या नहीं। बात समझ में आई? एक्सप्लेनेशन में करी हुई या नहीं आई? बताओ जरा। आ गई होगी, ठीक है, लिख लेना। ओमिशन मे अमाउंट टू कॉन्ट्रडिक्शन if such omission is significant or relevant. Omission may amount to contradiction if such omission is significant or relevant and whether any omission amounts to contradiction in a particular context, and whether any omission amounts to a contradiction in particular context is a question of fact, is a question of fact. हाँ, मैं repeat. Omission may amount to contradiction if such omission is significant or relevant, or relevant. Whether any omission amounts to a contradiction in a particular context, is a question of fact, is a question of fact. चलिए, ये बातें समझ में आ गई आपको? तो भाई देखो, अभी तक पुलिस ने क्या क्या कर लिया। सबसे पहले पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी, 173 में एफआईआर हुई। उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, अकरेंस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचाया, सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू पहुंचाया। सुपीरियर ऑफिसर ने कोई इंस्ट्रक्शन दी, उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखा। मैजिस्ट्रेट साहब ने चाहा तो उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना चाहिए तो वो कंडक्ट कर ली। फिर 179 में उन्होंने ऑर्डर इन राइटिंग जो है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या करा? भेजा, ऑर्डर इन राइटिंग भेजा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कि आओ साहब जरा पुलिस स्टेशन और अपने स्टेटमेंट बताओ जरा। द पर्सन्स हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। कुछ लोगों को नहीं बुलाना था भाई, 15 साल से नीचे के मेल व्यक्ति को या जो 60 साल से ऊपर का मेल व्यक्ति है उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाना। महिला है उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाना। कोई मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति एक्यूट इलनेस से सफ़र कर रहा है उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाना। भाई वो चाह रहे हैं आना तो फिर कोई दिक्कत, एक्सपेंसेस दे दो उनको। अब भाई वो आ गए तो उनके स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करोगे, हाँ उनसे स्टेटमेंट साइन नहीं कराओगे, आप रिड्यूस कर सकते हो राइटिंग में, बस साइन नहीं कराओगे। उनकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है वो हम जाना। अब भाई जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो ना आप, तो आपको किसी को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, थ्रेट नहीं देना है, प्रॉमिसेस नहीं करने हैं, ऐसे इंड्यूसमेंट नहीं करने कि देखो यहाँ दे दो, अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ फर्जी केस लगा दूंगा, ऐसा नहीं। तुम कर दो, अगर तुम कर दोगे तो मैं तुम्हें उस केस में बचा लूंगा, प्रॉमिस करना है। TIP नहीं करना है, थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस। आ रही है बात समझ के? नहीं आ रही है? वही लिखा हुआ है आपका 182 में। नो ऑफिसर or any other person in authority shall offer or make
or cause to be offered or made any inducement, threat or promise as is mentioned in section 22 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस नहीं करना है। आ रही है बात समझ? लेकिन अगर कोई व्यक्ति आए और बोले कि साहब देखो देखो हमें ये बात बतानी, तो उसको रोकना भी नहीं है। आ रहा है, बता रहा है तो बताने दो उसको। बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट बाय कॉशन और अदरवाइज। ऐसा नहीं कि चेतावनी देकर के आप उसको बोलो देखो तुम बोल तो रहे हो लेकिन तुम कोर्ट के चक्करों में फंस जाओगे, ऐसा भी नहीं बोले। Any person from making in the course of an investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will, जो वो अपनी फ्री विल से करना चाह रहा है उसको स्टेटमेंट करने दो, उसको रोकना भी नहीं है। थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस नहीं करना है बिल्कुल, लेकिन अगर वो चाह रहा है बोलना, बताना चाह रहा है तो उसको करने दो। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ 180। देखेंगे आगे। यहां तक बातें समझ में आ गई आपको? प्रोवाइजो को अभी छोड़ दीजिए, प्रोवाइजो पे हम आएंगे। 183 एक लंबा सेक्शन। थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस नहीं करना है, डराना धमकाना नहीं है बेचारे को, पुलिस ऑफिसर। ठीक है, पुलिस ऑफिसर हो गया, उस व्यक्ति को नहीं धमकाएंगे। पुलिस ऑफिसर तो धमकाने वाला है और ना ही रोकना है। भाई वो आ गया बताने के लिए, तुम लिख नहीं रहे हो, नहीं 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 बता रहा है, लिख लो उसके स्टेटमेंट को, लिख लो। अब देखो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, स्टेटमेंट दे भी दिया, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, और पुलिस को मान लीजिए लगता है कि ये व्यक्ति स्टेटमेंट बाद में चेंज कर देगा, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट तो अभी के अभी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए और इससे हमें बहुत हेल्प होगी आगे। तो ऐसी स्थिति के लिए आप 183 का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? 183। अक्यूज्ड आपके पास आया, बोला साहब मैं तो अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मैं बोलूँगा कि मैंने ही अपराध किया। अब आप पुलिस वाले हो, आप बोलते हो अरे क्या मजाक कर रहे हो तुम, हमें बोलोगे अभी और कल जाकर के कोर्ट में बोल दोगे अरे नहीं 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 हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था, सब झूठ लिखा हुआ है इन्होंने। तो नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं मुकरूँ। आप थोड़े से पढ़े लिखे, आपने बोला कि अरे नहीं ऐसा करो तुम हमारे सामने तो ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने बोलोगे, तो आप उसके कन्फेशन के साथ उसको लेकर के जाओगे, मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करोगे, मजिस्ट्रेट साहब उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे और उसकी एविडेंसरी वैल्यू होगी, इट विल बी अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। सेम गोज विद द विटनेसेस। आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस मिल गया या विक्टिम ही है, जैसे रेप विक्टिम के बारे में हमने 173 के प्रोवाइजो में पढ़ा कि आप तुरंत के तुरंत उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओगे मैजिस्ट्रेट से। वो 183 में लिखा था कि नहीं लिखा था कि 183 में आप करवाओगे स्टेटमेंट? तो वो स्टेटमेंट को आपको रिकॉर्ड कराना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करा लोगे तो उसकी वैल्यू जो है, सब्सटेंटिव वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए मैजिस्ट्रेट साहब से रिकॉर्ड कराना। अब मैजिस्ट्रेट साहब कैसे रिकॉर्ड करें, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हो सकता है पुलिस वाले ने बेचारा पुलिस वाला 2-3 रात से सोया ना हो, इस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में उसको एक व्यक्ति मिल गया हो, उसने उसकी पकड़ के बैग जो है बिल्कुल रेड एंड हॉट कर दी है और इस वजह से बेचारा आकर के बोल रहा है कि साहब मैं नहीं अपराध। तो आपको ये सारी जानकारी रखनी है कि वो वॉलंटरली कर रहा है, वो अपनी फ्री विल से कर रहा है, उसको पता है कि अगर ये स्टेटमेंट मैंने दिया तो मुझे सजा होगी, कन्फेशन जो। तो प्रोसीजर फॉलो करेंगे आप। 183 इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड कन्फेशन बाय मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मैं बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये पढ़ना। इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपकी, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई और इंक्वायरी अभी चालू नहीं हुई है, बिफोर इंक्वायरी, और आपको कन्फेशन मिलना है किसी का, तब भी मैजिस्ट्रेट से यही रिकॉर्ड करवा लोगे। पहले 164 हुआ करता था, नाउ इट इज 183। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोविजन है, तो आज जो है हम इसको रहने देते हैं। आज पढ़ेंगे तो 1 घंटे का समय
1.5 घंटे का समय केवल हमको स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए ही चाहिए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप आधा पढ़ के जाएं और आधा फिर कल आकर के, ऐसा आई डोंट वांट। तो आज के लिए क्लास को जो है समाप्त करते हैं, और आप जो है इतना पढ़ेंगे जितना मैंने पढ़ा दिया है, बता दिया है, वो पढ़ लेंगे। फिर कल जो है हम रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। अब मैजिस्ट्रेट साहब जो है, मैजिस्ट्रेट साहब के आने से क्या होता है वो मैं बताऊँगा कि अभी तक जो चीज़ें कुछ नहीं हो रही थी, जिन बातों का कोई मोल नहीं था, अब वो बातें अनमोल जाएंगी। चलिए, तो वी विल स्टडी कन्फेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स टुमारो। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। आपको अगर कोई डाउट है, सवाल है, प्रश्न है, तो आप अभी पूछ